Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony, My Untouched Whispers. तो चलिए एक न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग टू माय ब्यूटीफुल फिक्शन एडिक्शन फैमिली. तो गाइस, क्या आपको पता है कि इस वक्त मोस्ट ऑफ द इंडिया में क्या टेम्परेचर चल रहा है? इट्स 40 डिग्री. 40 डिग्री. एंड ये 40 डिग्री और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब आप एक कमरे को बंद कर देते हो, कर्टन्स डाल देते हो, फ़ैन ऑफ कर देते हो एंड जस्ट रिकॉर्ड करना शुरू करते हो. दिस फीलिंग इज़ सो एक्सॉस्टिंग एंड इनसेन. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये प्रेशर कुकर वाली फीलिंग कैसी लगती है. आई मीन कभी खुद बस दरवाज़ा, पंखा एंड सब कुछ बंद करके बस बैठ जाइएगा एक जगह एंड फील कीजिएगा. वैसा फील होता है. एंड इस टाइम पर रिकॉर्ड करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम लगता है चैप्टर को आजकल रिकॉर्ड करने में. एंड ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी ऑथर्स के साथ या जितने भी लोग यूट्यूब पर वर्क कर रहे होंगे उनके साथ हो रहा होगा. जो छोटे क्रिएटर्स हैं, मैं बड़े क्रिएटर्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनके पास अपना एक वेल इस्टेब्लिश अरेंजमेंट होता है जो उन्होंने अर्न किया होता है. एंड हम लोग अभी इतना अर्न नहीं करते कि हमारे पास अपना खुद का फैसिलिटी हो जिसके अंदर सब कुछ हो. ओके. और जो अगर सब कुछ है भी तो वो फैमिली मेम्बर्स के लिए है ना. आप हम अपनी वजह से उनसे ये तो नहीं कह सकते कि आप लोग भी फ़ैन ऑफ कर दीजिए या मुझे एसी में काम करने दीजिए जस्ट बिकॉज मुझे कुछ चैप्टर रिकॉर्ड करना है एंड आप बाहर जाकर बस बैठ जाइए. नहीं ना, उन लोगों को भी गर्मी लगती है एंड मैं अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उन्हें बॉदर नहीं कर सकती. तो प्लीज़ जस्ट इस थोड़ी सी बात को समझिए कि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एंड वी ऑल आर ह्यूमन्स. बहुत गर्मी लगती है. तो प्लीज़ बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड बार बार पोक मत किया कीजिए मुझे कि चैप्टर जल्दी लेकर आओ दिया आप, या आप डेली अपडेट क्यों नहीं करते हो. तो मैं भी डेली अपडेट करना चाहती हूँ माय स्वीट हार्ट्स. रियली बिलीव मी, मैं डेली अपडेट करना चाहती हूँ बट मौसम का मैं क्या करूँ. हाँ, जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो बस गर्मी लगने लग जाती है, हद से ज़्यादा गर्मी. और इस गर्मी में जैसे बस दिमाग काम करना बंद कर देता है. एक अजीब सी इरिटेशन होती है. आई गेस आप सभी लोग ये फील कर रहे होंगे कि बस इस वक्त आप बस दूर जाना चाहते हो हर चीज़ से, हर इमोशन से एंड बस हवा के सामने बैठना चाहते हो. बट हवा के सामने अगर हम बैठेंगे तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा आवाज़ आपको हवा की सुनाई देगी. एंड डेफिनेटली आप लोग ये तो नहीं चाहोगे ना कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा सुनाई दे आपको कंपेयर टू माई स्टोरी. तो बस इस फीलिंग के लिए ही आप बचपन पर थोड़ा सा तरस खा लिया कीजिए एंड थोड़ा सा वेट किया कीजिए. ओके. प्लीज़ बार बार ये मत लिखा कीजिए कि मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रही हूँ या डेली अपडेट नहीं करती हूँ या स्टोरी से आपका इंटरेस्ट जा रहा है. अगर इंटरेस्ट जा भी रहा है ना तो प्लीज़ उसे थोड़ा सा मेरे लिए बचा कर रखिए. तरस खाकर ही सही, पर बस रुक जाइए. ओके. और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी. हाँ, बस एक एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपको सच में किस दिन मेरी सिचुएशन के बारे में जानना हो ना तो एक काम कीजिएगा, एक दिन मेरा चैप्टर सिर्फ पंखा बंद कर सुनकर देखिएगा. मतलब सब कुछ बंद कर सिर्फ रूम में बैठकर सिर्फ मेरा चैप्टर सुनिएगा आप. ओके. हाँ, वो भी नहीं कर पाएंगे. एंड उस पर सोचिए, एक 50 मिनट्स का होल वीडियो रिकॉर्ड करना, उसमें कितना टाइम लग सकता है. ठीक है. दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. कभी कभी बस होता है ना कि अपनी इनर फीलिंग बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सामने वाला समझ सके कि हम भी इंसान हैं. और आप जो एंटरटेनमेंट फील करते हो ना इतना सब कुछ के साथ, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है. एंड हमारा तो काम ही है ना कहानी सुनाना, तो कभी कभी खुद की कहानी भी सुना देना ज़रूरी होता है. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फाइनल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर से गर्मी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट. हैप्पी बर्थडे जोजोआना, हैप्पी बर्थडे. अरे कम ऑन ना, मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो. अरे बोलो भी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलो ना, बोलो कुछ. ठीक है, मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम्हें बर्थडे पसंद नहीं है. जोजोआना ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे बर्थडे पसंद नहीं है, बट बस ये सब कुछ बेकारी की चीज़ें लगती हैं. आई मीन शोर शराबा जैसा. विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, शोर शराबा? सीरियसली? हाँ, काश मेरा बर्थडे भी ऐसा हो पाता. जोजोआना ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हारा भी तो आज बर्थडे है ना. विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा बर्थडे मैं ना ही सेलिब्रेट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुम तो जानते हो ना मेरे बर्थडे से रिलेटेड कितनी सारी कहानियाँ हैं. ऑफ कोर्स तुमने सुनी होंगी. तो मेरे बर्थडे के बारे में बात नहीं करते हैं. मैं इसीलिए खुश हूँ कि आज तुम्हारा बर्थडे है. अपना ना बना सका तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा तो सेलिब्रेट कर ही सकता हूँ ना. तो कम ऑन मुझे बताओ जल्दी से केक कैसा है? मैंने खुद से तैयार किया है. हाँ, थोड़ी सी क्रीम इधर उधर हो गई है बट प्लीज़ मैनेज कर लेना. एंड बताओ मुझे ये कैसा है. एंड इसके बाद क्या तुम मुझे अपने साथ वहाँ लेकर चलोगे
जोजोना ने विंग के केक की तरफ देखा, जो डेफिनेटली केक जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी विंग का मन रखने के लिए उसने केक उठाया, उसे काटा एंड देन उसे खाते हुए कहा, बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरा मन भलाने के लिए कह रहे हो। खैर ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ ना, तो मुझे वहाँ कब लेकर चलोगे? जोजोना ने जैसे बस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कहाँ? विंग ने कहा, तुम जानते हो कहाँ? जोजोना ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। ये कहते हुए जैसे बस अनजान बनकर उस केक को और ज़्यादा अच्छे से खाने लगा एंड वो अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहा था। मैं तो इस तरफ विंग ने से मुंह बनाया एंड देन वो भी वही ज़मीन पर बैठ जाता है। गार्डन में वो इस वक्त एक बेंच पर बैठे हुए थे, पर वो पता लगा कि विंग बच्चे से उस गार्डन में लेट गया एंड वो बस उस पेड़ की तरफ देखने लगा जिससे बहुत सारे फूल झड़ रहे थे। विंग को ऐसा करना अच्छा लगता था। एंड वही दूसरी तरफ जोजोना को विंग को इतना शांत देखना। जोजोना ने कहा, अरे क्या हुआ, इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठे हो? विंग ने कहा, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते ना? विंग की बात सुनकर जोजोना ने तुरंत अपनी किताब को बंद किया एंड विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग ने कहा, सही तो कह रहा हूँ मैं, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। जैसे लोग मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाते वैसे ही तुम। पर इससे पहले कि विंग आए कुछ भी कह पाता, जोजोना ने तुरंत विंग के पास बैठते हुए कहा, ठीक है हम चलेंगे। विंग ने कहा, हाँ सच में? ये कहते हुए जैसे वो बैठ गया था एंड एक पल में ही उसके चेहरे पर ये बड़ी सी मुस्कुराहट थी। एंड विंग के चेहरे की ऐसी मुस्कुराहट को देखकर जोजोना ने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ ये सब कुछ नाटक था ना तुम्हारा, मेरा अटेंशन पाने के लिए? विंग ने कहा, जब तुम सीधे हाथ से नहीं मानोगे तो मुझे हाथ टेढ़ा तो करना ही पड़ेगा ना। बाय द वे अब तुमने प्रॉमिस कर दिया है तो तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। जोजोना ने कहा, ठीक है चलेंगे फिर किसी एक दिन। विंग ने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। एंड क्या वो दिन आज है? विंग की इस बात पर जोजोना ने जैसे एक बार फिर से अपनी बुक को खोलते हुए कहा, ना आज वो दिन नहीं है, पर एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊँगा। विंग ने कहा, फेवरेट जगह? पहाड़ी है वो एक, सिर्फ पहाड़ी। एंड विंग की बात सुनकर सिर्फ जोजोना ने ऐसे अपनी तिरछी निगाहों से विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर वहाँ क्यों चलना चाहते हो? विंग ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी फेवरेट जगह है। जोजोना ने कहा, इस बात का क्या मतलब है? विंग ने जोजोना के कंधे पर सर रखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे हो और तुमसे जुड़ी हर चीज़ मेरी है। इस बात पर जैसे जोजोना विंग की तरफ देखने लगा एंड विंग ने जोजोना की तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम रहोगे पागल ही। वो बात अलग है कि तुम पागल हो इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र ज़्यादा होती है। कहीं इधर खो गए तो कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हारी लाश मुझे कहाँ से मिलेगी। इसीलिए मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारे सारे ठिकानों को, ताकि तुम्हारे बारे में मुझे सारी खबर हो सके। आखिर आंट को शिकायत भी तो लगानी है। ये कहते हुए विंग जैसे बस हंस जाता है एंड जोजोना ने विंग की तरफ भागते हुए कहा, तुम? ये कहते हुए वो दोनों बस उस गार्डन में भाग रहे थे एंड उन दोनों की वो खिलखाती हुई आवाज़ जैसे हर तरफ गूंज रही थी। एंड उस आवाज़ को सुनकर जैसे विंग ने बस अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ शियान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर अब आपके रोब्स ठीक लग रहे हैं। विंग ने कहा, थैंक यू शियान, बाकी सब कुछ तैयार हो गया है? शियान ने कहा, आपने सब कुछ तैयार ही कर दिया है मास्टर, मैंने बस ऑर्गेनाइज किया है एंड एवरीथिंग इज़ ओके। विंग ने कहा, ठीक है मैं अब चलता हूँ। ये कहते हुए विंग ने जैसे आखिरी बार खुद को आईने में देखा था। कहने को तो उस वक्त रात के 3 बजे का पहर हो रहा है एंड विंग ने इस वक्त पूरे सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके उन काले बालों में भी सफ़ेद रिबन लगा हुआ है, चेहरा भी फक्त सफ़ेद लग रहा है। ऊपर से उसके वो सिल्क रोब्स, पाँव में जूते वो भी सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद। और अगर कोई इस बात की वजह जानना चाहेगा तो शायद हिंगे की जवाब देगा, क्योंकि ये जोजोना का फेवरेट कलर था और आज के दिन उसके बर्थडे पर वो उसका फेवरेट कलर तो पहन ही सकता है ना। ये सोचकर विंग में जैसे मुड़ जाता है एंड देन वो बस आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड शियान उसके पीछे चल रही थी। शियान ने जैसे विंग की तरफ देखा जो बस अपने सामान को उठाकर आगे बढ़ रहा था। एक बहुत बड़ी सी बास्केट थी जिसके अंदर काफ़ी कुछ था, कुछ स्वीट्स थी, अल्कोहल थी, फ्रूट्स थे जो जोजोना को पसंद थे, कुछ डिशेस भी थी जो जोजोना को बहुत अच्छी लगा करती थी। उसकी फेवरेट बुक को विंग ने वहाँ रखा था, उसकी फेवरेट शॉल तक को उसने वहाँ रखा हुआ था। एंड उन सबको लेकर वो बस उस पहाड़ी पर चढ़ने जा रहा था, लेकिन वो पहाड़ी जैसे बहुत मुश्किल थी एंड इसी चीज़ की फिक्र जैसे बस शियान को हो रही थी। उसने विंग की तरफ देखकर जैसे आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, मास्टर क्या मैं चलूँ ना आपके साथ? हाँ इस बार मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं बस चुपचाप आपके पीछे चलूँगी, क्या मैं आपके साथ? तभी विंग ने जैसे आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं मैं वहाँ अकेले जाना चाहता हूँ। एंड शियान ने जैसे जिद करते हुए कहा, इतनी बड़ी बास्केट के साथ? वो पहाड़ी बिल्कुल खड़ी है, अगर आप गिर गए तो? विंग ने जैसे उस बास्केट को कस कर पकड़ते हुए कहा, अगर गिर गया तो?
मर ही तो जाऊंगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। और जहाँ मेरा जोजवाना है वहाँ अगर मैं मर भी गया ना, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सुकून भरा पल और कोई नहीं होगा, क्योंकि इसकी बदौलत ही सही कम से कम मैं उसकी बाहों में तो समा पाऊँगा। वो अभी वहाँ आराम कर रहा है, तो मैं बस वहाँ उससे मिलने जाना चाहता हूँ, अकेले, क्योंकि उसे शोर पसंद नहीं था और वो चाहता भी नहीं था कि वहाँ कोई जाए। तो शियान यही रहो, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ जाऊँगा 2 दिन के बाद। इसके बाद विंग जैसे बस वहाँ से चला जाता है। शियान जैसे बस अपनी आंखों में आंसू लिए विंग को देख रही थी। उस काली अंधेरी रात में चांद की तरह जाता हुआ एक शख्स, जो सच में बिल्कुल चांद की ही तरह है, ठंडा, खाली, दाग से भरा हुआ, अपनी अनकही कहानी को समेटे हुए, अनछुआ सा, बस अपनी कैरेज में जाकर बैठ गया। शियान जैसे बस चुप हो जाती है और वही दूसरी तरफ विंग का कैरेज जैसे बस आगे बढ़ रहा था, एक नए रास्ते की तरफ, एक ऐसे रास्ते की तरफ जो विंग को जैसे अंदर से और खाली कर रहा था। लगभग 45 मिनट के बाद विंग उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था, जिसके आगे सफ़र उसे खुद से तय करना है। हाँ, वो सफ़र बहुत मुश्किल होगा, पर विंग को जैसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। उस कैरेज के ओनर ने भी जैसे विंग की तरफ देखते हुए कहा कि वो उसकी कोई मदद करे, क्योंकि वो बास्केट काफ़ी भारी थी, लेकिन विंग को जैसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। इसीलिए बिना किसी की तरफ देखे हुए वो बस सिर्फ आगे बढ़ने लगा। एंड आखिरी में उस पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते विंग जैसे अपने पाँव में से उन जूतों को भी नीचे उतार दिया था। अब वो नंगे पाँव था उस पथरीली ज़मीन पर। एंड जैसे विंग के हर कदम के साथ उसकी कितनी ही सारी यादें आज़ाद हो रही थी, उसके कानों में जैसे बस आवाज़ें गूंज रही थी। जोजोआना, मेरी तरफ देखो ना, देखो भी, वाओ, ये पहाड़ी है, ये जगह है, तो मुझे कब ऊपर लेकर जाओगे? मतलब मैं आधी पहाड़ी तक ही चढ़ पाऊंगा, फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या हम अभी चले? नहीं, प्लीज प्लीज जोजोआना, मुझे अपने साथ ले चलो ना एक बार तो। तुम तो बस ऐसे ही चढ़ जाते हो, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। जोजोआना ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी, पर तुम जमीन पर गिर गए तो मैं क्या करूं? विंग ने कहा, क्योंकि मैं थोड़ा कमजोर था ना, नाजुक था, तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं एक लिटिल प्रिटी ओमेगा हूँ, तो मेरी केयर करनी चाहिए। हैंडविंग के सारे एंटिक्स देखकर जोजोआना से जैसे मुंह बना लेता है। एंड उसके बाद वो बिना उस पहाड़ी पर चढ़े हुए लौट आते हैं, क्योंकि विंग सच में जैसे बहुत ज़्यादा थक गया था। एंड जोजोआना नहीं चाहता था कि विंग ऊपर जाकर खुद को परेशान करे। वहीं दूसरी तरफ आज विंग बिना किसी सहारे के, बिना कुछ सोचे हुए, बिना खुद की परवाह किए हुए बस उस पहाड़ी पर चढ़ रहा है। आज उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके पाँव में कितने कांटे चुभ रहे हैं, उसे नहीं पता कि ये पत्थर उसके पाँव को कितना घायल कर रहे हैं, उसे कितना ऊंचा जाना है एंड उस ऊंचे जाने में उसकी कितनी एनर्जी खर्च होगी। उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके दिल में बस अभी इस वक्त एक ही धुन है, एक ही जहन है कि उसे अपने जोजोआना के पास पहुंचना है, जो उस पहाड़ी के सबसे ऊपर बस आराम कर रहा है। हैंडविंग बस इस पूरे रास्ते खुद को यही कोसता हुआ चला रहा है कि उसने उस दिन हिम्मत क्यों नहीं की। अगर काश वो उस दिन हिम्मत कर लेता तो वो और जोजोआना एक साथ इस पहाड़ी पर आ पाते। पर आज फाइनली विंग जैसे एक लंबा सफ़र तय कर आधे रास्ते तक पहुंच गया था। एंड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते से वो थक गया, इसीलिए उसने बस एक साइड के पेड़ को पकड़कर सहारा लिया एंड देन ऊपर की तरफ देखने की कोशिश की कि उसे और कितना रास्ता तय करना है। तो अभी रास्ता काफ़ी लंबा है और पहाड़ी बिल्कुल खड़ी है, पर आसमान में जैसे मौसम बिगड़ता जा रहा है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, ज़ोर से हवाएं चल रही हैं। हैंडविंग को पता भी नहीं है मौसम अचानक से इतना बदल क्यों गया है। एंड वो अपने साथ बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेकर आया, एक सिर्फ शॉल लेकर आया, वो भी जोजोआना के लिए थी, तो विंग उसे ओढ़ भी नहीं सकता। लेकिन बारिश जैसे बस अभी पड़नी ही शुरू हो जाएगी एंड इस चीज़ ने विंग को जो थोड़ा सा अलर्ट कर दिया। उसने खुद में कहा, मुझे जल्दी करना होगा, वरना मैं वक्त रहते वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा एंड ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। नहीं, मुझे जल्दी करना होगा। ये कहते हुए विंग जैसे फिर से जल्दी जल्दी चलने लगा, पर चाहे वो कितना भी जल्दी चल लेता, मौसम ने अपना असर जैसे दिखाई दिया था और बारिश होना शुरू हो गई। झकझोर देने वाली बारिश, इतनी तेज़ बारिश कि एक ही पल में विंग जैसे पूरा भीग गया। और ये बारिश महसूस होते के साथ ही विंग ने जैसे सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जैसे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। विंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा,
चिंता मत करो, आज मैं नहीं गिरूंगा। तुम्हें बरसने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम बरस कर बस ये बता रहे हो कि तुम मेरे साथ हो। तो चलो इसी तरीके से ही सही, पर साथ में सफ़र तय करते हैं, साथ में इस बहाने ऊपर चढ़ते हैं। हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि वक्त रहते तो तुमने वक्त दिया नहीं मुझे कभी यहाँ ऊपर लेकर नहीं आए। और आज जब तुम साथ नहीं हो, कोई बात नहीं, हम मिलेंगे जो है ना, एक दिन हम फिर से मिलेंगे। तब तक ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये कहते हुए विंग जैसे बस बारिश को और ज़्यादा महसूस करता है एंड फिर से वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान से कमरे में इस बारिश ने जैसे असर किया। दीपू की जैसे बस आंखें खुल गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, बहुत अजीब सी बेचैनी। उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या महसूस हो रहा है। वो बस अपने बिस्तर पर बैठा एंड देन उसने साइड वाला लैंप ऑन कर दिया, जैसे कि एक अजीब सा घुटन उसे महसूस हो रही थी। एंड उसने सिर्फ ग्लास से पानी पीते हुए कहा, ये क्या है, इतना अजीब क्यों लग रहा है। एंड बारिश, इतनी तेज़ बारिश, एंड कितनी सर्दी लग रही है। ये कहते हुए वो जैसे फर्श पर अपना पाँव ज़मीन पर रखता है। एंड जैसे उसने अपना पाँव ज़मीन पर रखा, उसे जैसे महसूस हुआ कि उसके पाँव में दर्द हो रहा है, बहुत बहुत भयानक सा दर्द। एंड ये सोच कर वो जैसे फिर से ज़मीन पर बैठ गया। उसने कहा, हाँ कि मेरे पाँव में चोट लगी है, ये सब कुछ क्या है। हाँ मैंने माँ से कहा था कि मेरे रूम में हीटर लगवा दीजिए, पर नहीं, उन्हें तो ये क्या है अजीब सा चिमनी जैसा कुछ। अब मैं इसके अंदर ये लकड़ियाँ डालूँ, फिर जलाऊँ उसे और फिर गर्माहट पाऊँ। कितना बोरिंग काम है। मैं क्या ही कर सकता हूँ। कितना अच्छा होता अगर मेरा मेट मेरे पास होता, मैं उसे हक कर बस सो जाता। फिजान के तो वो फर भी इतने सॉफ्ट हैं, शायद मुझे वैसे ही गर्मी लग जाती अगर वो मुझे अपने उन सॉफ्ट फरों से बस कवर कर लेता। पर डैम, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हो सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत तो उस अल्फा की है। उस मार्कस, क्या नाम है उसका, हाँ मार्कस जो भी नाम है उसका, उसकी है इतनी अच्छी किस्मत। मुझे उससे नफरत है, बहुत नफरत। एक तो ये वजह से बस बच्चों के सामने पैर पटक रहा था। अगले सेकंड फाइनली जैसे कर मुंह बनाते हुए सही वो कवर्ड में से और एक ब्लैंकेट निकाल लेता है। फिर क्या था, मौसम को कोसते हुए, थोड़ा सा मार्कस को कोसते हुए, विजान के सपनों को देखते हुए वो वजह से अपने बिस्तर पर लेट गया उन दो कंबलों के बीच में। पर वो बात अलग है कि ये कंबल भी जैसे ईबो की उस सर्दी को शांत नहीं कर पा रहे थे। एंड उस बेचैनी का वो उसका भी क्या करे उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। शायद पूरी रात ऐसे ही करवटों में गुजर जाती है। और यहाँ से सिर्फ रात नहीं गुजरी थी, बल्कि पूरे 2 दिन गुजर गए थे। एंड पूरे 2 दिनों में जैसे बहुत कुछ हुआ था, या कहा जाए कहने को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मौसम जैसे बस एक कहर बरपा रहा था। 2 दिन से लगातार इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि आना जाना सब जगह से दूभर हो गया है। जो जहाँ है वो बस वहीं ही है। समस्याएं वक्त के साथ जैसे बढ़ रही हैं, मिट्टी का सैलाब उमड़ा हुआ है, पानी जगह जगह पर भरा हुआ है। एंड जिंदगी जैसे कुछ पल के लिए थम सी गई है। पर क्या ये सब चीज़ें उस राजमहल में होती हुई उन आलीशान तैयारियों को रोक सकती थी, या लोगों को जो इनविटेशन कार्ड भेजे जा चुके थे उस आमंत्रण पर लोगों का आना वहाँ रुक सकता था? शायद नहीं, क्योंकि बेशक मौसम कहर बरपा रहा हो, पर ऑर्डर या फरमान तो पास हो चुका है ना। फरमान था जश्न का, और जश्न ऐसा वैसा नहीं, इतना बड़ा जश्न लान फैमिली की तरफ से, और ना ही सिर्फ लान फैमिली की तरफ से, उनके होने वाले किंग की तरफ से न्योता भेजा गया था सबको। तो सबको इसमें शामिल होना ही था, फिर बेशक चाहे मौसम पर पे या फिर आसमान फट कर ज़मीन में ही क्यों ना आ जाए। सब बस तैयार थे अपनी अपने खूबसूरत लिबास में, एक से एक आलीशान तोहफे लेकर सब बस राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस जो करना था होने वाली क्वीन को, होने वाले किंग को। तो आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके परिवार की तरफ से कोई कमी रह गई है, उनका परिवार खुश नहीं है राजमहल की इन खुशियों से। इसीलिए सब बस अपने हद से हर चीज़ को ऊपर ही करना चाहते थे। एंड इस चीज़ में शो फैमिली भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने हद से पूरी कोशिश कर रही थी। सब लोग बस तैयारी करने में लगे हुए थे, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि एक शख्स बस अपने उन खाली आंखों से सारी तैयारियों को देख रहा है, जैसे वो इस दुनिया में तो है पर फिर भी ये दुनिया उसे महसूस नहीं हो रही। इस वक्त मार्कस को देखकर जैसे कोई भी यही कह सकता था। वो आज सुबह ही अपने लंबे सफ़र से लौटा है,
एंड सुबह आते के साथ ही उसे ये दृश्य देखने को मिला। वो पूरे रास्ते जैसे बेचैन सा ही होता हुआ आया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके जहन में चल रही थी, याद आ रही थी उसे, एंड उसे लग रहा था शायद घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही होगा। पर नहीं, यहाँ तो शायद किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। क्या किसी को आज याद भी है कि दिन क्या है? हाँ शाओलिन, तुम तो उस बच्चे की माँ थी ना, क्या तुम्हें भी? यही सवाल जैसे इस वक्त मार्कस के जहन में कुरेद रहा था, पर वो जैसे कुछ नहीं कह रहा था। वो ऊंची सीढ़ियों से खड़े होकर सिर्फ नीचे के दृश्य को देख रहा था, जहाँ पर सब लोग बस एक लाइन में तैयार होकर खड़े थे एंड अपने अपने कपड़ों के बारे में, अपने अपने तोहफों के बारे में बात कर रहे थे एंड सब चीज़ों को बस कैरेज में लगवाया जा रहा था, जिससे वो चीज़ें राजमहल की तरफ ले जाई जा सकें। एंड मार्कस ने देखकर जैसे अपनी निगाहों को मोड़ लिया। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड विजान के कमरे के बाहर पहुंच जाता है। कुछ देर के लिए वो वहीं खड़ा रहता है, जैसे कि हिम्मत बटोर रहा हो, पर एट लास्ट उसने हल्के से नॉक कर ही दिया। पर अफसोस, 1 नॉक, 2 नॉक, 3 नॉक के बाद भी जिस दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया। मार्कस ने कहा, कम ऑन विजान, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। ये कहते उसने से अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ बढ़ाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया एंड बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। मार्कस ने कहा, सारा आसमान क्या आज ही बरस जाएगा? हाँ जोजवाना, पता है तुम्हें बारिश पसंद है, पर इस तरीके से बरस के बताओ तो मत कि तुम्हें। ये कहते हुए मार्कस जैसे बस चुप हो गया एंड उसने अपने हाथ को निकाल कर उस बारिश की तरफ किया एंड उस बारिश को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर मार्कस की आंखों में जैसे एक अलग ही इमोशंस थे एंड वो बस उस बारिश को देखता रहा, अपने हाथ को भिगोते हुए। तभी अचानक से पीछे से एक शख्स ने कहा, मास्टर। जैसे ही मार्कस ने आवाज़ सुनी, उसने अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। उन बारिश की बूंदों को जैसे थामता हुआ वो पीछे मुड़ा एंड देन उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, शियान। शियान ने बो करते हुए कहा, मास्टर। मार्कस ने कहा, मैं यहाँ विजान से मिलने आया था, वो अंदर। तभी शियान ने कहा, नहीं नहीं मास्टर यहाँ नहीं है। मार्कस ने कहा, विजान यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो? क्या वो उन लोगों के साथ? तभी शियान ने कहा, नहीं 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 मास्टर वहाँ भी नहीं है। मार्कस ने कहा, तो कहाँ है? विजान कहाँ है? हाँ वो मास्टर। ठीक है, तो वो शियान जैसे थोड़ी सी घबराई हुई सी लग रही थी एंड ये देख करते के साथ ही एक जैसे मार्कस की बाहें तिरछी हो गई। उसने शियान की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है विजान? ये कहते हुए जैसे कि वो उसके करीब आ गया था। वहीं दूसरी तरफ शियान ने अपनी ड्रेस को टाइटली होल्ड कर लिया। बेचारी पुअर मेड को इस वक्त अपने सामने खड़े हुए इस अल्फा का हीट से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। थोड़ी सी डर गई थी। मार्कस का ऑरा ही ऐसा होता था। बेशक वो शियान से हमेशा बहुत पोलाइटली बात करता था, पर जब भी वो इस तरीके से उसके सामने खड़ा होता था वो बस डर जाती थी एंड इसमें उसकी भी गलती रही थी ना। मार्कस इज रियली अ रूथलेस अल्फा। जब भी वो गुस्से में आता है वो क्या कुछ कर सकता है ये शियान से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मास्टर पहाड़ी पर गए हुए हैं। एंड ये बात सुनते के साथ ही मार्कस जैसे रुक गया। उसने कहा, कहाँ गया हुआ है? इस बात पर शियान ने अपनी नज़रों को उठाया एंड देन फिर से झुकाते हुए कहा, पहाड़ी पर। मार्कस ने कहा, कौन सी पहाड़ी पर? ये कहते हुए वो बहुत चौंकता हुआ नजर आ रहा था। तभी शियान ने कहा, उसी आई मीन जहाँ पर एल्डर मास्टर। तभी मार्कस ने कहा, जहाँ जोजवाना है? इस बात पर शियान जैसे बस घबरा गई क्योंकि मार्कस बहुत जोर से चिल्लाया था। तभी मार्कस ने कहा, मुझे बताओ क्या वो वहाँ गया हुआ है? शियान ने कहा, हाँ मास्टर, मर्सी, वो दो दिन से वहाँ गए हुए हैं, मर्सी। ये कहते हुए जैसे कि वो बस पैरों में लेट गई थी। वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने शियान की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन गेट अप। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर वो वहाँ गया हुआ है। मुझे इस बारे में बताया कि 2 दिन से गया हुआ है वो। इतनी बारिश में उस पागल है क्या वो? ठीक है, तो मार्कस ने जोर से चिल्लाया। शियान ने कहा, प्लीज माफ कर दीजिए। पर मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर आप तो जानते हैं ना वो कितने सादा सिद्धि है, वो नहीं रुके। मार्कस ने कहा, ये क्या करूँ उसका? हाँ। एक तक साथ ही मार्कस जैसे दमदमाता हुआ वहाँ से निकल गया था गुस्से में। एंड वही दूसरी तरफ शियान जैसे मार्कस की तरफ देखने लगी, जो बस गुस्से में वहाँ से दूर जा रहा था। शियान ने अपने मन में कहा, आई एम सॉरी मास्टर, पर मैं बस चाहती हूँ कि आप सेफ रहें, आप बस सेफ रहें। ठीक है, तो शियान जैसे बस अपनी आंखों में आंसू लिए मार्कस की तरफ देख रही थी। एंड दूसरी तरफ मार्कस जैसे हॉल में पहुंच गया था एंड वो बस जैसे ही हॉल की तरफ से कैरेट की तरफ जाने ही वाला था, तभी एकाएक शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, हेड अल्फा। एंड शाओलिन की आवाज़ सुनकर जैसे मार्कस बस रुक गया, उसकी मुट्ठियाँ भिज गई। उसने शाओलिन की तरफ घूरते हुए कहा, क्या काम है? शाओलिन ने कहा, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ जाना है? ठीक है, तो वो जैसे अपने हाथ बांधकर मार्कस की तरफ खड़ी हो गई थी। मार्कस ने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है एंड मैं वहीं जा रहा हूँ। शाओलिन ने कहा, और एग्जैक्टली वो जगह
कौन सी है, क्या मैं जान सकती हूँ? मार्कस ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझता। शाओलिन ने कहा, तुम्हारा गुस्सा और ये अड़ियल नेचर। खैर, तुम्हारे स्वभाव को बर्दाश्त करने के लिए मैं यहाँ नहीं रुकी हुई हूँ। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मार्कस ने कहा, तुम्हारी ज़रूरी बात को अपनी जेब में रखो और अपनी जेब को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, जहाँ तुम जाने के लिए इतने दिन से तैयारी कर रही हो। देख सकता हूँ कि तुमने बहुत बहुत तामझाम कर रखे है, तो अपने इस तामझाम को वहीं लेकर जाओ जहाँ के लिए सब कुछ है। मुझे परेशान करना बंद करो, क्योंकि इस वक्त मैं तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो मार्कस जैसे कि बस शाओलिन को घूरता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ शाओलिन की जैसे मुट्ठियाँ मिच गई। उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, यू? तभी मार्कस ने कहा, हाँ मैं। कुछ कहना है तुम्हें? ठीक है, तो वजह से मार्कस ने बस अपने डार्क आवाज़ में क्रॉल किया। तभी दूसरी तरफ शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, अपना ही और मुझे मत दिखाया करो, क्योंकि तुम जानते हो ना, जो तुम हो वही मैं हूँ। ठीक है, तो वजह से कि शाओलिन की वो टेल्स एग्रेसिव हो गई थी एंड वजह से मार्कस के ऊपर अटैक करना चाहती थी। एंड वहीं दूसरी तरफ मार्कस ने भी जैसे अपनी उन आइज़ को नैरो करते हुए कहा, ओ तो अब तुम मुझ पर अटैक करोगी? हाँ, कम ऑन करो, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। फिर तुम और तुम्हारे मेट दोनों एक दूसरे को कंपनी देना उसी हॉस्पिटल बेड पर। एक तो वजह से कि मार्कस सरकास्टिक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने अपनी निगाहों तिरछा करते हुए कहा, अपनी हद में रहो। मार्कस ने कहा, मैं अपनी हद में ही हूँ और बेहतर होगा तुम भी अपनी हद में रहो, अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम्हारे काम को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये तक परवाह नहीं है कि आज दिन क्या है। इस बात पर जैसे शाओलिन बस रुक गई। उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है? मार्कस ने कहा, काश मैं इस दिन को भूल सकता, पर अफसोस। शाओलिन ने जैसे सरकास्टिकली हंसते हुए कहा, क्यों? तुम भूलना क्यों चाहते हो? मुझे तो लगा था कि तुम मरते दम तक इस दिन को याद रखोगे। तुम, विजान, तुम्हारे लिए तो ये दिन जैसे एक हॉस्पिशियस डे है, ऐसा दिन है जैसे कि। पर इससे पहले कि शाओलिन आगे कुछ भी कह पाती, मार्कस ने कहा, अपनी हद में रहो शाओलिन, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरे विजान के बारे में और जोजोना के बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। शाओलिन ने कहा, क्यों ना कहूँ? हाँ, मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा, और दूसरा मेरा सन इन लॉ है, तो जो मेरा मन आएगा मैं वो कहूँगी। और तुम्हें अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो मत सुनो। तुमसे कहा भी किसने है कि तुम बीच में अपना टांग अड़ाओ? तभी मार्कस ने कहा, बीच में? मैं तो हमेशा से बीच में था, पर अफसोस ये बात तुम नहीं समझ सकी, और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी वजह से, और मैं इसके लिए तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, मेरी वजह से बर्बाद हुआ? असलियत तो तुम भी जानते हो कि किसकी वजह से क्या बर्बाद हुआ है, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? गलत फहमी में हो तुम। छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं। एक बार जो मुझे चाहिए वो मुझे हासिल हो गया ना, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में मैं क्या चीज़ हूँ और मौत क्या होती है। मार्कस ने कहा, तो मैं भी उस दिन का इंतज़ार करूँगा। वैसे भी अकेले जीते जीते मैं बहुत थक गया हूँ, मरना मैं भी चाहता हूँ, पर तुम्हारे हाथों से नहीं डार्लिंग। अगर मैं मरूंगा भी ना तो तुम्हें साथ लेके मरूंगा, क्योंकि इस दुनिया से बोझ मुझे कम करना है। मार्कस की इस बात पर शाओलिन जिस वजह से कूद कर देखने लगती है, वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी उसे कूद कर देख रहा था। तभी एक पीछे से लियन ने आते हुए कहा, माँ कैरेज। लेकिन उन दोनों को इस तरह एक दूसरे को कूदता हुआ देखकर एक लियन जैसे अपनी जगह पर रुक गई। वहीं दूसरी तरफ मार्कस एंड लियन भी जैसे एक दूसरे को देखते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने जैसे मार्कस की तरफ से अपनी निगाहों को उठाया, लियन की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियन ने कहा, माँ सब कुछ तैयार हो गया, तो मैं बस पूछने आई थी, आप अभी तक वहाँ आई नहीं है। ठीक है, तो वजह से कि वो मार्कस की तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने कहा, जाकर कैरेज में बैठो, मैं अभी आ रही हूँ। लियन ने कहा, पर तभी शाओलिन ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा अभी जाकर कैरेज में बैठो। ठीक है, साथ ही उस पर जोर से चिल्लाती है। वहीं दूसरी तरफ लियन जैसे सिर्फ वो करते हुए वहाँ से चली गई थी। एंड देन उसने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, और तुम? मार्कस ने कहा, मैं क्या? हाँ, मुझ पर भी चिल्लाओगी, मुझ पर भी ऑर्डर चलाओगी अपनी बच्चों की तरह? शाओलिन ने कहा, काश मैं ऐसा कर सकती, पर खैर तुम मेरे बच्चे नहीं हो, पर हाँ जो हो उस हक को पूरा करो। मार्कस ने कहा, क्या कहा तुमने? शाओलिन ने कहा, इस पूरी फैमिली के हेड अल्फा हो ना तुम, और बहुत शौक से तुमने उस कुर्सी को अपनाया है, तो जब तुमने वो जिम्मेदारी उठाई ली है तो असल में उस जिम्मेदारी को उठाओ। मार्कस ने कहा, और वो मैं कैसे उठाऊं? तभी शाओलिन ने सरकास्टिकली फिर से हंसते हुए कहा, हमारे साथ पार्टी में चलकर। एंड इस बात पर एक और इस बात को सुनकर मार्कस का चेहरा से देखने लायक था। एंड वो सिर्फ जैसे बस कूद कर शाओलिन की तरफ देखने लगा। एंड उसने से हंसते हुए कहा, तरस आता है मुझे तुम पर, तरस शाओलिन, कि तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है। तुम खुद को इंसान कहती हो, इस बात पर भी मुझे आश्चर्य होता है। तुम्हारे खुद का बच्चा जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका इतना
इम्पॉर्टेंट दिन है और उस दिन पर शोक जताने की जगह तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूँ। हाँ, हमें दिल है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो वे मार्कस जैसे बस शाओलिन की तरफ मुड़ने लगा एंड शाओलिन ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए और यहाँ पर दिमाग की ज़रूरत है। रॉयल फैमिली को हम नाराज़ नहीं कर सकते, तो बस मेरे साथ उस पार्टी में चलो। मार्कस ने कहा, तुम कहोगे और मैं चल लूँगा? मैं नहीं जाऊँगा। शाओलिन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रॉयल फैमिली की तरफ से अगर तुम वहाँ नहीं गए तो उन्हें लगेगा कि हमारे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ वहीं चलो अभी के अभी, बेशक थोड़ी देर बाद चले जाना वापस। इस बात पर मार्कस ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ इस वक्त मुझे जाना चाहिए। एंड इस बात पर शाओलिन ने कहा, और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? मार्कस ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड देन शाओलिन की आंखों में देखते हुए कहा, ये बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता। ये कहते के साथ ही जैसे कि वो वहाँ से बस चला गया था एंड वहीं दूसरी तरफ शाओलिन जैसे बस आवाज़ लगाती रह जाती है। उसने काफ़ी बार आवाज़ लगाई लेकिन मार्कस जैसे बस वहाँ से चला गया था एंड शाओलिन ने जैसे अपनी मुट्ठियों को पीछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगी। मार्कस वापस आओ, मार्कस! ये कहते हुए शाओलिन जैसे जोर से चिल्ला रही थी पर मार्कस उस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ फर्क तो पड़ रहा था एक शख्स को बहुत ज़्यादा एंड उसे शक्ल को देखकर ही लग रहा था जैसे कि वो बीमार है एंड वो लगातार छींके चले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने ऐसे कि इबो की तरफ देखते हुए कहा, बेबी तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, फीवर है क्या? इतना छींक क्यों रहे हो? क्या बारिश में भीग गए थे? तभी इबो ने जैसे अपनी नोज़ को थोड़ा सा रब करते हुए कहा, नहीं माँ, भीगा नहीं था पर पता नहीं क्यों, पर बस फीवर सा लग रहा है, लेकिन फीवर नहीं है ना? ठीक है, तो वैसे जैसे कि अपनी माँ की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ शाओवी ने भी जैसे इबो का माथा चेक करते हुए कहा, हाँ तुम्हें फीवर तो नहीं है पर तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो रही हैं, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, ये डार्क सर्कल्स कैसे हो रहे हैं इबो? इबो ने कहा, पता नहीं माँ, पर 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। पर आप मेरी बातें छोड़िए, भाई का वो ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ? मुझे लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है। तभी शाओवी ने कहा, मुझे भी लगता है इबो ने कहा, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? उनसे बात कीजिए ना, मैंने 2 दिन से कोशिश की है पर उन्होंने जैसे बस अपने आप को बंद कर लिया है, मैंने उन्हें देखा तक नहीं है माँ। मुझे फिक्र हो रही है भाई की। मैं दूसरा शाओवी ने कहा, फिक्र तो मुझे भी हो रही है इबो, पर मैं और तुम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि शिचान हमें कुछ करने की इजाज़त ना दे। एंड भूलो मत, उसका ओहदा हमसे ऊपर है। तभी इबो ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली माँ, इस टाइम पर आप ओहदे की बात कर रही हैं? वो मेरा भाई है, आपका बेटा है, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ओहदे से भी ज़्यादा। एंड मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये चीज़ उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। उनकी खुशी इसमें नहीं है, इस एंगेजमेंट में बिल्कुल नहीं है माँ, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या, तो ये वजह से फिर से छींका। हैंडीबो की इस बात पर शाओवी ने कहा, सोचने की ज़रूरत और समझने की ज़रूरत तो आखिर तुम्हें है आजकल, और मुझे समझने की ये ज़रूरत है कि शुजान की तो छोड़ो, पर तुम अपनी बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है इबो? अपनी माँ की बात सुनकर इबो जैसे रुक गया। वो बस कोट पहन रहा था एंड अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मेरा क्या चल रहा है माँ? मतलब मैं समझा नहीं। तभी शाओवी ने इबो के बालों को ठीक करते हुए कहा, ज़्यादा बनो मत, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आजकल तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। हाँ, अचानक से तुमने स्कूल की जिम्मेदारी ले ली। तुम्हें कब से इंटरेस्ट आ गया इसी छोटे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने में? इबो ने कहा, माँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, आपको पता है ना ये बात। आपको भी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं एंड मैं अपने कॉलेज में बहुत फेमस। तभी शाओवी नहीं बुकी तब देखते हुए कहा, बस करो अपनी बकवास, तुम जानते हो ना मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। एंड ऊपर से लियन, उसको लेकर तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या तुम उसको लेकर सीरियस हो? इस बात पर इबो जैसे रुक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, आपको पसंद है वो अगर मैं आपकी डॉटर इन लॉ से बना दूँ तो? शाओवी ने कहा, इबो ने कहा, माँ बताइए ना, क्या आपको पसंद है अगर मैं आपको उसको मेरी डॉटर इन लॉ बना दूँ, आपकी डॉटर इन लॉ बना दूँ तो? इबो की बात सुनकर शाओवी ने कहा, जिस शब्द को तुम ठीक से कह नहीं पा रहे हो वो शब्द तुम सच में करना चाहते हो, उसे अपना मेट बनाना चाहते हो? इबो इस बात पर रुक गया। उसने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं बना दूँ तो? शाओवी ने कहा, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इबो ने कहा, सच में? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जिसको भी मैं अपने लिए चुनूंगा उसे मैं अपना मेट बना लूँ तो? शाओवी ने कहा, ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उस पर्सन के साथ तुम खुश हो तो। तुम्हारी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है इबो ने कहा, आर यू श्योर ना? अपनी बात से आप मुकरेंगी तो नहीं? शाओवी ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम कोई गड़बड़ करने की सोच रहे हो? हाँ लियन, क्या हाउशान जो? तभी इबो ने कहा, हाउशान ने क्या कहा आपसे? क्या उसने आपको सब कुछ बता दिया? एंड शाओवी जैसे इबो की बात सुनकर थोड़ा सा अलर्ट हो गई। उसने कहा, क्या बता दिया? उसे क्या मुझे बताना चाहिए था इबो ने कहा, यही कि इबो ने कहा, एक मिनट, उसने आपको क्या बताया? शाओवी ने कहा, तुम मुझे एक्जैक्टली क्या बताना चाहते हो? इबो ने कहा, माँ बताइए ना, उसने आपको क्या बताया? शाओवी ने कहा, उसने मुझे ये बताया कि तुम उस फैमिली में जाकर क्या बकवास कर रहे थे।
लियन को प्रपोज करना एंड देन उसे कोर्ट करना एंड ब्ला 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 ब्ला। क्या तुम सच में उसे लेकर सीरियस हो? एंड जैसे ही उसने इबो ने शावी की बात सुनी, उसने जैसे एक राहत की सांस ली। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, उसने सिर्फ आपसे यही कहा? शावी ने कहा, इबो क्या चल रहा है सब कुछ, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ। पर इससे पहले कि शाविया कुछ भी कह पाती है, एक दरवाजे पर नॉक हुआ एंड वहाँ पर हाउसवान खड़ा हुआ था। एंड हाउसवान को देखकर शाविया एंड इबो जैसे बस रुक गए। हाउसवान ने अंदर आते हुए कहा, मास्टर। शावी ने कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मास्टर मत कहा करो, कम ऑन आंट कहो। तभी हाउसवान ने कहा, आई एम सॉरी, पर आजकल मैं बस पैलेस के डेकोरम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आंट। बाय द वे आपको मास्टर आई मीन ग्रेट ग्रैंड मास्टर बुला रहे हैं, तो प्लीज़ आप। तभी शावी ने कहा, आंट हुलियन बुला रही है मुझे? हाउसवान ने सर झुकाते हुए कहा, जी, एंड मास्टर हे भी। तभी शाओलिन ने कहा, ओके ओके ठीक है मैं चलती हूँ। इबो तुम अपने जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ एंड हाँ कोई अतरंगी सी चीज़ मत पहनना, जो मैंने ड्रेस निकाली है वही पहन कर आना। आज बहुत बड़ा दिन है तो लैन फैमिली की तरह ही लगना, लाल पीला नीला कोई कोट नहीं चलेगा एंड बाल भी बिल्कुल वैसे ही बने होने चाहिए जैसे कि सबके बने हुए हैं, क्योंकि आज तुम बहुत इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। तो कोई भी गलती की गुंजाइश, पर इस पर कहीं शाविया कुछ भी कपाती ने कहा, हाँ हाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी माँ, मैं बिल्कुल लैन लग तो रहा हूँ, आज तो मैं बिल्कुल लैन लग रहा हूँ। देखिए मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, आई मीन सफ़ेद, बाल भी देखो मेरे कितने स्ट्रेट अच्छे से बने हुए हैं एंड देखो मैंने रिबन भी लगाया है वाइट। ठीक है, तो वजह से कि अपनी रिबन की तरफ इशारा करता है। वही दूसरी तरफ शावी ने कहा, ओके मैं समझ गई, अब जल्दी से आ जाओ एंड हाउसवान प्लीज़ इसकी हेल्प करना। हाउसवान ने कहा, डोंट वरी आंट। तभी ये कहते हुए उससे बस शावी वहाँ से चली जाती है एंड हाउसवान बस शावी की तरफ देखता रहता है एंड अगले सेकंड जैसे कि शावी वहाँ से गई, हाउसवान ने बस आगे बढ़कर जाने ही वाला, तभी इबो ने एक हाउसवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड इबो की बात सुनकर हाउसवान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, वहीं जहाँ मुझे जाना चाहिए। एंड इबो ने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, और वो जगह क्या है? हाउसवान ने कहा, बकवास बंद करो इबो, मुझे तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है अभी के भी, एंड मुझे हाथ छोड़ो एंड मुझे जाने दो। ठीक है, तो हाउसवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। वहीं दूसरी तरफ इबो ने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, हाउसवान कम ऑन यार प्लीज़। वो बस उस दिन आर्ग्यूमेंट हो गया था, पर अब क्या तुम उसका बदला ऐसे लोगे? मतलब मुझसे बिना बात करे हुए, बिल्कुल भी बात ना करे हुए? हाउसवान ने कहा, मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करता जो लोगों का घर बिगाड़ता है। एंड हाउसवान की बात सुनकर इबो जैसे अपनी जगह पर रुक गया। उसने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा। हाउसवान ने कहा, पर तुम बिगाड़ना तो चाहते हो ना? हाँ, उस इंसान का घर जो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ खुश है। इबो ने कहा, पर वो खुशी मेरी है, वो मेरा है। हाउसवान ने कहा, वो तुम्हारा नहीं है इबो, होश में आओ, कम ऑन वेक अप, ही इज नॉट योर्स, वो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है। हाँ, अगर वो किसी और का नहीं हुआ होता तब तुम ये सब कुछ करते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। आई मीन रोकता मैं तुम्हें तब भी तुम्हें समझाता कि किसी के ऊपर अपने आप को फोर्स करना इट्स नॉट अ राइट थिंग। बट एग्जैक्टली मैं उस टाइम पर तुम्हें थोड़ा सपोर्ट इस बात के लिए कर सकता था क्योंकि सामने वाला पर्सन कमिटेड नहीं था किसी के लिए। पर यहाँ बात कुछ और है इबो, एंड मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि तुम अपनी मर्जी की करने वाले हो और मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें बर्बादी करते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं बस तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। एक तो हाउसवान जैसे बस वहाँ से जा रहा था, तभी इबो ने हाउसवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, एटलीस्ट तुम तो मुझे अकेला मत छोड़ो हाउसवान। एंड इस बात को सुनकर हाउसवान जैसे अपनी जगह पर रुक गया। वहीं दूसरी तरफ इबो ने जैसे हाउसवान का हाथ छोड़ा एंड देन उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, एंड लिटरली आई ऑल्सो डोंट वांट दैट, क्योंकि मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ। हाउसवान ने कहा, पर तुम हरकतें तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो ना? इबो ने कहा, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। आई जस्ट डोंट फील गुड जब मैं उसे किसी और के साथ देखता हूँ। हाउसवान ने कहा, वो किसी और के साथ नहीं है इबो, वो अपने हस्बैंड के साथ है। इबो ने कहा, पर वो मेरा मेट है। हाउसवान ने कहा, फिर वही बात, वो तुम्हारा मेट नहीं है, वो किसी और का मेट है। सोलमेट होने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ही बना हुआ है इबो, वो ऑलरेडी अब किसी और का। तभी इबो ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो हाउसवान, बार बार ये शब्द कहना बंद करो, तकलीफ देते हैं मुझे ये। हाउसवान ने कहा, ऐसा क्या खास है उसमें? हाँ, ऐसा क्या खास है जो तुम बस उसके लिए पागल हुए जा रहे हो? आई मीन वो मैरिड है, इस बात से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ, से पहले तो मैंने तुम्हें किसी के पीछे इतना पागल होते हुए नहीं देखा। तुम्हारी लाइफ में तो हज़ारों उम्मीदें रह चुके हैं ना। फिर मैंने सिर्फ इबो ने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, वो अलग है हाउसवान, वो सच में बहुत अलग है। हाउसवान ने कहा, और मैं समझ सकता हूँ कैसे, क्या तुम मुझे बताओगे ऐसा क्या है उसमें अलग? आई मीन वो सिर्फ एक मेल ओमेगा है इसलिए तुम्हारा इंटरेस्ट उसके अंदर? पर तभी इबो ने उसकी तरफ देखा एंड देन से रोकते हुए कहा, नहीं हाउसवान, यही तो फ़र्क है उसके अंदर कि वो इन सारे जिस्मानी बंधनों से बहुत ऊपर है। इबो की बात सुनकर जैसे हाउसवान रुक गया एंड वो इबो की तरफ देखे लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे इबो इस वक्त सान को याद कर रहा था एंड देन उसने अपने अजीब से अल्फाजों में कहा, वो मेरे और तुम्हारे जैसा नहीं है। आई मीन सोच कर देखो, मैं मेरे नाम के पीछे लगी हुई शोहरत, इतनी बड़ी चाहत, मतलब सबकी आंखों में मैंने खुद के लिए वो चाहत देखी है, पर उसकी आंखों में
उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ भी नहीं है हाउशवान, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ, हाउशवान ने कहा। और ये चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर रही है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहा। आई मीन हार्ड टू रीच है तो तुम उसे बस हासिल। तभी इबू ने कहा नहीं हाउशवान नहीं। आई मीन सोच कर देखो ना, कितने ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्यार के लिए इतना लॉयल होते हैं। आई मीन अपने हस्बैंड के लिए। आज के ज़माने में वो इंसान अपने हस्बैंड के लिए कितना लॉयल है। मैंने कितनी बार ट्राई किया उसके पास जाना, उसे छूना, उसे देखना, यहाँ तक कि मैं उसका मेट हूँ। समझ रहे हो ना, हम लोग सोल से कनेक्टेड है। एंड जो अट्रैक्शन मैं उसके लिए फील कर रहा हूँ, आई एम डैम श्योर वो भी मेरे लिए फील कर रहा होगा, बिकॉज ये नेचुरल है। पर ये सब कुछ फील करने के बावजूद मैंने उसे ये भी ऑफर दिया कि ये सब कुछ सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच में, कभी बाहर नहीं आएगा। इन सब के बावजूद भी उसकी आंखों में एक रत्ती बदलाव नहीं आया। आई मीन कहीं तो इंसान के मन में जैसे थोड़ा सा लालच आता, पर नहीं, उसकी आंखों में सिर्फ एक प्यार है, एक नशा है, एक जुनूनियत है किसी एक शख्स के लिए। और उसी जुनूनियत से मुझे नफरत हो रही है। और उसी जुनूनियत को जैसे मैं बस हासिल करना चाहता हूँ खुद के लिए, क्योंकि वो जुनूनियत मेरे लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि कुदरत ने उसे मेरे लिए बनाया है। क्या मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ हाउशवान? देखा तो इबू ने बस हाउशवान की तरफ देखा एंड हाउशवान इबू की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए उन दोनों के बीच में बस साइलेंस थी। इबू ने कहा बताओ क्या मैं? तभी हाउशवान ने कहा मैं अब भी यही कहूँगा कि तुम गलत कर रहे हो। इबू ने कहा चलो, तुम और विजान इस बात में पूरी तरीके से एक हो। तुम दोनों ही समझते हो कि मैं गलत हूँ, पर यकीन मानो अपने लिए कुछ चुनना कभी गलत नहीं होता हाउशवान, कभी भी नहीं। और अगर एंड इबू की ये बात सुनकर हाउशवान ने सिर्फ इबू की तरफ देखा एंड ने गहरी सांस लेते हुए कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं समझना भी नहीं चाहता कि तुम क्या चाहते हो, किसी के साथ क्या करना चाहते हो, बिकॉज इट्स नॉट माई कंसर्न एनी मोर। बट मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि असल में तुम उस इंसान के साथ करना क्या चाहते हो? आई मीन अगर वो इंसान तुम्हारी हद में आ गया तब तुम उसका क्या करोगे? हाँ, इस बात पर इबू जैसे बस रुक गया एंड वो बस सिर्फ हाउशवान की तरफ देखने लगा एंड हाउशवान इबू की तरफ। पर दोनों में से जैसे किसी ने भी आगे कुछ भी नहीं कहा। हम लगभग 2 घंटे बीत गए थे। हॉल जैसे पूरी तरीके से भर चुका था। सब गेस्ट वहाँ पर शामिल हो गए थे, एक से एक लोग वहाँ पर आए हुए थे एंड आलीशान, इतनी ज़्यादा आलीशान डेकोरेशन थी कि सब बस चौंक गए थे देखकर। पूरे उस महल को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पूरा महल इस वक्त वाइट फ्लावर से, वाइट रिबन से जिससे पूरी तरीके से डेकोरेटेड था एंड ऐसा लग रहा था कि किसी वाइट पैराडाइज में इस वक्त सब खड़े हुए हैं। एंड सब कुछ देखकर सब लोग बस अमेज्ड हुए जा रहे थे। पर इबू को जैसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो जैसे इस वक्त दरवाजे पर ही टिका हुआ था किसी एक शख्स को वहाँ से आते हुए देखने के लिए। एंड डेफिनेटली वो शख्स विजान था। बट डैम, इतनी देर तक वेट करने के बाद भी वो जैसे बस आ ही नहीं रहा था एंड ये चीज़ इबू को इम्पेशेंट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान ने इबू की तरफ देखते हुए कहा बस करो, किसी भूखे कुत्ते की तरह देखना बंद करो दरवाजे पर। इबू ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई और अच्छा वर्ड नहीं था? मैं कोई डॉग नहीं हूँ, आई एम अ वुल्फ। ठीक है, तो उसने इबू ने जैसे रॉर किया। वहीं दूसरी तरफ हाउशवान ने कहा वुल्फ, तुम्हें देख कर तो उस वक्त सिर्फ कुत्ते वाली फीलिंग आ रही है, जो बस किसी हड्डी को देखने के लिए ना जैसे ललचाता रहता है। तुम्हारी आंखें, डैम शिट, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे दोस्त हो। हाउशवान की बात सुनकर इबू ने कहा एटलीस्ट तुमने मुझे अपना दोस्त तो कहा इतने दिनों के बाद। हाउशवान ने कहा मैं सीरियस हूँ इबू, वहाँ पर देखना बंद करो, बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं। इबू ने कहा देखने दो, उन सबको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं लियन का वेट कर रहा हूँ। समझ सकते हो ना, मेरी सो कॉल्ड कोटिंग फियांसे। हाउशवान ने कहा तुम सच में बहुत चीप हो इबू। आई मीन तुम्हारे लिए किसी की इमोशंस ज़रा मायने नहीं रखते ना। इबू ने कहा ऑफ कोर्स मायने रखते हैं, जब तक वो इमोशंस मेरे काम आए। एंड इस वक्त लियन के इमोशंस से मेरे काम। तभी एकाएक पीछे से ऐसा कुछ हड़बड़ाहट सी इबू को सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ इबू ने अपनी निगाहों को घुमाकर देखा, वहाँ से लियन आ रही थी। नहीं लियन नहीं, लियन की पूरी फैमिली आ रही थी। एंड ये देख साथ ही इबू की आंखें जैसे चमक गई, चिल्लाते हुए कहा डैम, फाइनली वो आ गया, फाइनली। क्या हुए? इबू जैसे बस हाउशवान को बीच में ही बात करते हुए छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गया था। एंड दूसरी तरफ हाउशवान सिर्फ इबू की तरफ देखने लगा, उसे खुद में उड़ाते हुए कहा हाँ सीरियसली? एंड अभी मुझसे कह रहा था कि ये डॉग्स की तरह बिहेव नहीं करा, पर अब देखो किस तरीके से अपनी पूंछ लाता हुआ वहाँ पर जा रहा है। आई मीन सीरियसली मैन, सीरियसली, इतना ऑब्वियस कौन होता है? पर ये वो ऑब्वियस था, वो बहुत ऑब्वियस था, इतना ऑब्वियस कि उसने गेट पर जाते के साथ ही विजान को वहाँ पर देखना शुरू किया। पर दौड़ देखने के बाद भी उससे विजान का नजर नहीं आया एंड इस चीज़ ने इबू को जैसे अपनी जगह पर रोक दिया। वो बस पीछे की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक शाओलिन ने जैसे कि
ईबो की तरफ देखा एंड देन उसने लियन की तरफ देखा एंड उसे हल्के से पुश करते हुए कहा जाओ उन्हें अप्रोच करो। वहीं दूसरी तरफ लियन ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा पर वो देख कर आए यंग प्रिंस, ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ ईबो जैसे होश में आया उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा हाँ। लियन ने कहा हाय। ईबो ने कहा हाय हाय आई मीन हेलो आंट, हेलो वेलकम वेलकम। ये कहते हुए ईबो ने जैसे महल के अंदर उन सबको वेलकम किया। शाओलिन ने आगे बढ़ते हुए कहा वेलकम यंग प्रिंस, कैसे हैं आप? ईबो ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं आंट? शाओलिन ने कहा मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ईबो ने कहा अच्छी बात है। आई मीन लियन तुम कैसी हो? लियन ने कहा मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यंग प्रिंस आप कैसे हो? ईबो ने कहा बोला ना मैं अच्छा हूँ। बाय द वे आप सब लोग काफ़ी लेट हो गया है आने में। ये कहते हुए खुद को बस रोक रहा था कि जल्दी से वो बस फिजान के बारे में ना पूछ ले, इसलिए वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर रहा था, पर उसका डैम मन मुझे खुद को रोक ही नहीं पाया। इसीलिए उसने अगले सेकंड सवाल पूछते हुए कहा बाय द वे फिजान वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। एंड जैसे ही ईबो ने कहा लियन जो बस जवाब देने ही वाली थी कि वो लेट क्यों हुई है, वो जैसे बस अपनी जगह पर रुक गई। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन भी रुक गई, वो जैसे बस ईबो की तरफ देखने लगी। तभी पीछे से एक शख्स ने आगे आते हुए कहा फिजान आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं यंग प्रिंस? आई मीन आज इतना ज़्यादा शुभ दिन है लान फैमिली के लिए एंड इस शुभ दिन पर जितनी ज़्यादा बुरी चीज़ों को यहाँ से दूर रखा जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा ना। आई मीन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी चाहेगा कि मनहूसियत उनके घर तक आए। तो ठीक है, तो वे जोजो जैसे बहुत कड़वा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने एक जोजो का हाथ पकड़ा एंड देन जैसे पूरी बात को संभालते हुए ईबो की तरफ देखते हुए कहा यंग प्रिंस। वहीं दूसरी तरफ ईबो को ये बात जैसे समझ नहीं आई थी। ये कहो उसके कान में ये बात जैसे पूरी गई नहीं थी क्योंकि जोजुआ ने ये बात जैसे अपने अंदर ही मुंबल की थी, पर हाँ ईबो के कान में ये बात ज़रूर पड़ गई थी कि यहाँ पर हर चीज़ों को लाना ही चाहिए, या मतलब वॉट एवर जो भी उसने कहा ईबो को एग्जैक्टली वर्ड समझ नहीं आए, इसीलिए वो वजह से घूर कर जोजुआ की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ जोजुआ भी जैसे बस शाओलिन एंड ईबो की तरफ ही देख रहा था। तभी ईबो ने कहा उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा आप? वहीं दूसरी तरफ जोजुआ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा ओह मैं शाओलिन का मेट। ठीक है, तो उसने शाओलिन का हाथ पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने भी जोजुआ का हाथ पकड़ते हुए कहा मैंने कहा था ना आपसे लियन के सेकंड फादर। ईबो ने कहा ओह आई एम सॉरी, आई मीन वेलकम, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रहा हूँ, नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो ईबो ने जैसे बस जोजुआ की तरफ देखा है जैसे पल के लिए वो जोजुआ को ऊपर से स्कैन कर रहा हो। डैम लियन पक्का जोजुआ की तरह ही लगती है। वहीं दूसरी तरफ जोजुआ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा एंड डेफिनेटली उसने भी ईबो को ऊपर से तक स्कैन करते हुए कहा मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है। आई मीन लियन आजकल दिन रात आपके बारे में ही बात करती रहती है। थैंक यू मेरी बेटी को कोट करने के लिए। आई मीन वो बहुत खुश है। एंड जोजुआ की ये बात सुनकर ईबो बस चुप हो जाता, लेकिन फिर भी उसने एक टाइट मुस्कुराहट देते हुए कहा हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। पर इस पहले कि वो कुछ भी पूछ पाता पीछे से जैसे कुछ आवाज़ों की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से हुलियन हे साथ साथ शाओवी भी आ गई थी। एंड हुलियन एंड हे ने शाओलिन एंड जोजुआ की तरफ देखते हुए कहा ओह तो तुम लोग आ गए, आई मीन मैं कब से इंतजार कर रही थी लियन से मिलने का। लियन मेरी बच्ची कैसी हो? ठीक है, तो जैसे कि उसने बस लियन को हक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ लियन जैसे बस अपने पीछे खड़े हुए उस शख्स की तरफ देख रही थी जो अभी अभी वहाँ पर आया था। एंड डेफिनेटली वो हेनरी था जिसके हाथों में लिलियन का हाथ था। एंड वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि जैसे ही लिलियन ने हेनरी के हाथों पर अपनी पकड़ को टाइट किया वहीं दूसरी तरफ लियन ने भी जैसे बस अपनी निगाहों को हटा लिया एंड हेनरी ने भी दोनों बस इधर उधर देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ हुलियन ने जैसे बस लियन को अपने से अलग किया एंड देन लियन की तरफ देखते हुए कहा कैसी हो तुम मेरी बच्ची? इसके बाद सारी फैमिली गेट टुगेदर जैसे शुरू हो गया था। सब लोग बस एक दूसरे से बातें करने लगे, पर ईबो उसकी एंजाइटी जैसे बढ़ रही थी क्योंकि उसे इस वक्त यहाँ फिजान नजर नहीं आ रहा था। लिटरली वो 2 दिन से कितना बेचैन है फिजान को देखने के लिए वो खुद भी नहीं जानता। वो फिजान से मिलने 2 दिन में जा नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वरना वो तो खुद फिजान के कमरे में जाकर उससे मिल पाता। लेकिन अभी फिजान यहाँ नहीं है, 2 दिन से उसने देखा नहीं है, इसलिए वो बस पर ये बात कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है। आई मीन सीरियसली कोई तो बता दो, यहाँ तो सब एक दूसरे से बस गेट टुगेदर करने में लगे हुए हैं। खैर ही गेट टुगेदर जैसे बहुत लंबा चला एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर ईबो को जैसे मौका ही नहीं मिला। वो तो शुक्र है अचानक से एक अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई थी क्योंकि स्पॉटलाइट इस वजह से शिचैन के ऊपर बस रख दी गई थी एंड शिचैन बस उन सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहा था। एंड जैसे ही ये चीज़ वहाँ पर सबको महसूस हुई, सबकी निगाहें जैसे बस उस तरफ घूम गई। वहीं दूसरी तरफ हुलियन ने एंड हे ने बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा फाइनली शिचैन आई मीन किंग आ गए। आई थिंक अब मैं वहाँ चलना चाहिए उनका वेलकम करने के लिए। हाई ना गेट पे क्यों खड़े हुए हैं, वहाँ आइए एंड आप लोग भी मिलेगा हमारी क्वीन से, शी इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो हुलियन जैसे बस शाओलिन से बातें कर रही थी एंड फाइनली पूरी फैमिली जैसे बस आगे की तरफ बढ़ गई थी शिचैन का वेलकम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शिचैन बिल्कुल जैसे अपने सपाट चेहरे के साथ उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था एंड उनके साथ उतर रही थी एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की। डेफिनेटली वो और कोई नहीं जी थी एंड उसकी भी चेहरा बिल्कुल शिचैन की तरह ही था, सपाट। वो भी बस अपनी उन खाली आंखों से सबकी तरफ देख रही थी एंड उन्हें वहाँ पर इस तरीके से देखकर जैसे कि पूरे हॉल के अंदर हूटिंग शुरू हो गई थी। सब लोग बस क्लैप करना शुरू कर रहे थे, सब लोग उन्हें
ट्रेस कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं इबू भी जैसे बस शुजान की तरफ देख सकता था, पर उसका इंटरेस्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था शुजान की तरफ देखकर कि कुछ तो ऑड है इस कपल में डेफिनेटली। खैर, पर वो कहे तो कहे किससे, क्योंकि उसकी सुनने वाला तो यहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से एक एलेक्स ने इबू की तरफ देखते हुए कहा, सैड लग रहे हैं दोनों, नहीं ना? एलेक्स की आवाज़ सुनकर इबू एक जैसे थोड़ा सा फ्लिंच करके उसने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम कब आए? एलेक्स ने कहा, तभी जब तुम अपनी फियांसे के साथ एंजॉय कर रहे थे। आई मीन फियांसे, हाँ। इबू ने कहा, तुम्हें किसने बताया? एलेक्स ने कहा, ये छोटा सा टाउन है माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। आई मीन, पर तुम क्या सीरियस हो उसको लेकर? आई मीन सीरियसली लियन? तभी इबू ने कहा, क्यों, वो अच्छी लड़की नहीं है? एलेक्स ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, बट मैं तो आई मीन ओके, तुम्हारी चॉइस काफ़ी यूनिक है, बस ये कहना चाहूँगा। देखा तो उसने सिर्फ विंक किया एंड इबू ने एलेक्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कहाँ थे आजकल? आई मीन काफ़ी दिनों से नजर नहीं आ रहे। एलेक्स ने कहा, मैं बस एंजॉय कर रहा था कल्चर को। इबू ने कहा, कल्चर को? समझा नहीं मैं कुछ। एलेक्स ने कहा, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, मैं बस मॉर्निंग देख रहा था। इबू ने कहा, मॉर्निंग? एलेक्स ने कहा, मॉर्निंग? क्या तुमने मॉर्निंग रिचुअल के बारे में सुना है? इबू ने कहा, ठीक है सर रिचुअल, मैंने तो आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं सुना। मॉर्निंग एंड रिच व्हाट? मैं नहीं समझ पाया। एलेक्स ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताई थी ना, मेरे घर के बगल में एक वुमेन रहती है जो विडोअर है। इबू ने कहा, ओ प्लीज़ फिर से मत शुरू हो जाना, मुझे नहीं सुननी किसी विडोअर की कहानी। आई मीन मैं क्यों सुनूं? तभी एलेक्स ने इबू की तरफ देखते हुए कहा, हे प्लीज़, आई मीन सुनो ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। इबू ने कहा, हाँ, और मैं कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता। आई मीन मैं अपना मूड अच्छा करना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझे हमेशा उसकी कहानी सुनाना शुरू कर देते हो? एलेक्स ने कहा, क्योंकि तुम्हें सुननी चाहिए, ये टाउन की बातें हैं एंड टाउन की बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। वैसे भी आजकल तुम जिस इंसान के साथ काम कर रहे हो उसके साथ ये सारी बातें तुम्हें पता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। आई मीन थोड़ा इजी हो जाएगा। इबू ने कहा, क्या मतलब है इस बात का? एलेक्स ने कहा, क्या मतलब है इस बात का? आई मीन सुनने में आया है तुम प्रिंसिपल बन गए हो ना अल्फा स्कूल के? इबू ने कहा, हाँ बन गया हूँ। तो एलेक्स ने कहा, तो ओमेगा स्कूल से आई मीन लेना देना तुम्हारा रहेगा ना उससे बात करने, तो तुम्हें बस थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। इबू ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली तुम कहना क्या चाह रहे हो एलेक्स? आई मीन ओमेगा स्कूल, विडोअर एंड मुझे केयरफुल रहना चाहिए, मैं एग्जैक्टली तुम क्या कह रहे हो? तभी एलेक्स ने कहा, तभी अचानक से पीछे से लियन ने आते हुए कहा, यंग प्रिंस। लियन के वहाँ पे जैसे प्रेजेंस को महसूस करते के साथ ही वो जैसे बस थोड़ा सा मुड़ जाता है। उसने लियन की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ कब आई? लियन ने कहा, तभी जब आप बिजी थे अपने फ्रेंड के साथ। हाय एलेक्स। ये कहते हुए उसने एलेक्स की तरफ देखा। एलेक्स ने भी लियन की तरफ देखा, जैसे टाइट सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाय लियन। इबू ने कहा, वो सब बातें छोड़ो, तुम क्या कहते हो वो मुझे बताओ। एलेक्स ने कहा, कुछ नहीं, एक काम करो, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं बस पहले एलेक्स वहाँ से जा पाता। इबू ने कहा, हे रुक जाओ, मुझे बता कर जाओ तुम क्या कहना चाहते थे। ओमेगा स्कूल प्रिंसिपल क्या कह रहे थे तुम? एलेक्स ने कहा, इबो हम बाद में बात करते हैं ना। लियन ने कहा, एलेक्स तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रहे हो? आई मीन बात कर सकते हो, मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ। एलेक्स ने कहा, नहीं मैं कंफर्टेबल क्यों होऊंगा? आई मीन बट मैं चाहता हूँ कि मैं कपल को प्राइवेसी तो तभी इबू ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है एलेक्स, अपनी बकवास बंद करो एंड मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कहना क्या चाहते थे? हाँ, मुझे क्यों केयरफुल होना चाहिए ओमेगा स्कूल? तो एलेक्स ने कहा, अरे तुम इतना ज़्यादा। इबू ने कहा, एलेक्स ने कहा, अरे मैं बस ये कह रहा था विजान भी विडोअर है ना, तो आई एम सॉरी लियन, आई एम सॉरी, मैं बस विजान विडोअर है ना, तो उसके साथ तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। सोसाइटी लोग तुम्हारी आदत कैसी है मैं जानता हूँ, बस लियन आई एम सॉरी रियली सॉरी। आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ। मॉम मैं आया। ठीक है, तो एलेक्स जैसे बस वहाँ से चला गया था। इबू अपनी जगह पर से रुक जाता है क्योंकि उसके कान में शब्द गूंज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लियन भी एक पल के लिए जैसे स्टिफ हो गई थी। ये बात कहाँ से आ गई है? आई मीन विजान का जिक्र होना ज़रूरी है क्या हर बार? वहीं दूसरी तरफ इबू ने जैसे अपने मन में दोहराते हुए कहा, विडोअर? ये एलेक्स ये क्या? तो उसने लियन की तरफ देखा एंड फिर से यही शब्द बोला, ये एलेक्स अभी क्या कर गया? विडो विजा? ये क्या? तो जैसे कि वो बहुत कंफ्यूज नजर आ रहा था एंड उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लियन को इसको समझ नहीं आया। उसने इबू की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता नहीं है क्या? आई मीन मेरे बड़े भाई, आई मीन वो। इबू ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई? लियन ने कहा, हाँ, ही इज़ नो मोर, आई मीन ही पास्ड अवे लास्ट ईयर एंड विजान। इबू ने कहा, ही इज़ अ विडोअर? लियन ने कहा, आई मीन टेक्निकली यस बिकॉज ऑफ माई बस मैं क्या कुछ भी बोल पाती, वो बस एकदम पीछे हो जाता है। वहीं अब लगभग 4 घंटे के बाद एंड वहीं दूसरी तरफ एक कदम पीछे तो कोई और शख्स भी हो रहा था एंड डेफिनेटली वो मार्कस था जो बस पहाड़ियों पर पहुंच गया था। पर यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना जैसे आसान नहीं था, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल था वो था सामने के इस पूरे दृश्य को देखना। विजान ज़मीन पर पूरे ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ, उसके कपड़े जैसे बस
चिपक गए हैं उसके शरीर से। सामान जो उसके आगे रखा हुआ है वो भी जैसे भीग गया है, पर विजान को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। वो बस अपने पाँव को बांध कर इस वक्त जोजवाना की उस कब्र के सामने बैठा हुआ है। एंड उसे ऐसे देख कर मार्कस जैसे बस काँप गया अंदर तक। वो अपने कदमों को आगे तक बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। उसे खुद भी नहीं पता उसे क्या कहना चाहिए। मैं दूसरा विजान जैसे बस अपनी खाली आंखों से जोजवाना की उस कब्र की तरफ देख रहा था। एंड उसके आगे जोजवाना की हर फेवरेट चीज़ रखी हुई थी। उसका बर्थडे केक रखा हुआ था जिसके ऊपर एक कैंडल जलाने की विजान ने बहुत कोशिश की, पर आखिरी में इस मौसम ने जैसे उसे जलने ही नहीं दिया। और विजान ने भी बस जैसे माचिस को वहीं साइड में रख दिया और वो बस अपने हाथ को अपने घुटनों पर रख कर अपने पाँव को पूरी तरीके से बांध कर यहाँ बैठा हुआ है। वो 2 दिन से लगातार इसी पोस्चर में। एंड फाइनली उसने धीमे से कहा, हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो कहोगे नहीं? एंड जैसे ही मार्कस ने आवाज़ सुनी वही का जैसे अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। वही दूसरी तरफ विजान ने जैसे बस मार्कस की तरफ मुड़ कर देखा। एंड विजान का ये सपाट फक्त सफ़ेद पड़ा हुआ चेहरा मार्कस को जैसे बस अंदर तक तोड़ने के लिए काफ़ी था। उसकी आंखों से भी जैसे बस आंसू लुढ़क गए। वहीं दूसरी तरफ विजान ने मार्कस की तरफ देखते हुए कहा, उसे विश करो क्योंकि वो तुम्हारी विश सबसे पहले चाहता था। तो विश हिम प्लीज़, ताकि मैं भी उसे विश कर सकूं। एंड विजान की इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए मार्कस ने सिर्फ अपने कदमों को बढ़ाया, विजान का उस कांपते हुए हाथ को कस कर पकड़ा, उसे खींच कर ज़मीन से उठाया। एंड अगले ही सेकंड उसने सिर्फ उसे अपने बाहों में भींच कर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, पागल, यू डम भूमेगा, मरना चाहते थे क्या? हाँ, ये कहते उसने बस जैसे अपनी बाहों में भींच लिया था पूरी तरीके से। एंड वही दूसरा विजान का वो सुन्न पड़ा हुआ शरीर जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर पाया। एंड वो बस हवा के झोंके की तरह बस मार्कस के उस ब्रॉड चेस्ट में कहीं छुप गया था। वहीं दूसरी तरफ इस बात से पूरी तरीके से अनजान कि एक शख्स उतनी ही बेतरतीब हालत के अंदर बस हाफता हुआ एक पेड़ का सहारा लिए हुए वहाँ अभी अभी पहुँचा था। एंड इस दृश्य को देखकर जैसे वो अपनी जगह पर रुक गया। उसकी वो नीली आंखें जैसे एक पल में ही लाल हो गई। एंड उससे साइड से एक डार्क ऑरा एमिट सा होने लगा और बारिश जैसे और ज़्यादा तेज़ बरसने लगी। आसमान पूरा काला हो गया।